शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं जिनका शेप, साइज और टेक्सचर दिखने में वो काफ़ी अलग अलग होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक मटेरियल से बनी होती हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी होती हैं जिनको साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ तक कि पानी की छोटी सी बूंद भी, यहाँ तक कि जो सैंड होती, जो रेत होती है, उसके पार्टिकल्स भी, हर चीज़ हमारे आसपास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक around that all the things mentioned above occupy space and have mass। अब ऊपर बताई गई सारी चीज़ों में दो चीज़ें कॉमन हैं। पहली बात तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं, एंड हैव मास, और उनका कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। चाहे उनका मास 1 ग्राम हो चाहे 100 किलो हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनका मास ज़रूर होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी जिन चीज़ों में मास और वॉल्यूम होता है उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर की प्रॉपर डेफिनेशन है। जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अब ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जिसको फील किया जा सकता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ईमानदारी में कितना मास है या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ईमानदारी या ऑनेस्टी इज़ नॉट अ मैटर, इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, अ नाउन, बट इट इज़ नॉट अ मैटर। अगर मैं बात कहूँ स्टोन जो होगा, मान लीजिए मैं किसी स्टोन की बात करता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर मास भी होगा और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा होगा हमारे आसपास, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। आगे देखिए, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बहुत पुराने समय से ही ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिशें करते आ रहे हैं। हमारे पुराने इंडियन फिलोसोफर्स ने, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने माना है तो कि हमारे आसपास का जो मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व से, 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमारे आसपास की हवा, ज़मीन, आग, आसमान और पानी, इन चीज़ों से मिलकर बनती हैं हमारे आसपास की चीज़ें, ऐसा इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनका मानना था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी मैटर के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था। उनकी फिलोसफी कुछ डिफरेंट जरूर थी, लेकिन सब ये बात मानते थे कि मैटर जो होता है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने से बनता है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स के आपस में जुड़ने से बनता है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। आजकल के साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई करना सीख लिया है। पहला तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, समझिएगा इस बात को। 9th क्लास के स्टूडेंट को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब भी हम किसी चीज़ की शेप, साइज, कलर, इन चीज़ों को देखते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को देखते हैं, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। पहले जो वो ऑब्जेक्ट जैसा था, जो मटेरियल था, वो मटेरियल वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लकड़ी को काट देता हूँ, मेरे पास लकड़ी है, वुड है, उसको अगर मैं काट देता हूँ तो उसका शेप और साइज तो फर्क आएगा, लेकिन वो लकड़ी पहले भी लकड़ी थी और अब भी लकड़ी ही रहेगी। तो मटेरियल को बिना चेंज किए जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो हम मटेरियल को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लकड़ी को जला दें, जलाने के बाद जो उसमें चेंज आया वो केमिकल चेंज है। जो प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी है। और आप सब ये जानते हैं कि लकड़ी को जलाने के बाद वो लकड़ी नहीं रहेगी, मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो जिन प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल चेंज हो जाता है, नया मटेरियल बन जाता है, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है।
और जिनमें मटेरियल चेंज नहीं होता उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। इस चैप्टर में हम मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, यानी हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस नहीं करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंजेस को नहीं पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं मैटर के हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे अब पहला आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर कैसा है। देखिए, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में इसने हमें कुछ बातें बताई हैं। कैसी बातें बताई हैं उन सबको आप ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पहली बात क्या कहता है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहली बात कि मैटर इज ऑफ पार्टिकुलेट नेचर, नॉट ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। अगर आप अपने आसपास एक पत्थर देख रहे हैं, पानी की बूंद देख रहे हैं, या जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसको फील कर रहे हैं, तो क्या कहता है कि हमारे आसपास की चीजें एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती, बल्कि जो भी चीजें हम अपने आसपास देख पाते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बहुत लंबे समय तक दो तरह की विचारधाराएं, दो तरह की थिंकिंग मैटर के नेचर के बारे में साइंटिस्ट में बनी रही। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. दो स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स का मतलब है थिंकिंग अलग अलग थी। साइंटिस्ट के दो ग्रुप बने हुए थे। एक ग्रुप जहाँ ये प्रूव करने पे तुला हुआ था कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, उसके आगे सब डिविजन्स नहीं होते, जबकि एक दूसरा ग्रुप था जो ये मानता था कि मैटर पार्टिकुलेट नेचर का होता है। जो भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। दोनों अपनी अपनी थिंकिंग को लेके स्टडीज़ भी कर रहे थे। और लास्ट में अब जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो ये मानती है कि साइंस जो मैटर है वो पार्टिकुलेट नेचर का है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब हम इस बात को स्टडी करने के लिए, प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए, एक्टिविटी 1.1 हमारे सामने है। एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 9th क्लास में एक्टिविटीज़ आपको NCERT की बुक की सारी करनी चाहिए। आपको क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है, उस बीकर में पानी भर लेना है, आधे बीकर में पानी भर लेना और मार्क लगा लेना है कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। उसके बाद नमक या चीनी दोनों में से एक चीज़ आप ले लीजिए और थोड़ी सी नमक या फिर थोड़ी सी चीनी उस पानी के अंदर डालिए और ग्लास रोड के साथ उसको स्टर कीजिए। ठीक है। अब जब चीनी या नमक जो भी चीज़ आपने पानी के अंदर डाली है वो घुल जाएगी, और घुलने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप उसके वाटर लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, व्हाई डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। अब इन क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं। सबसे पहली बात तो सॉल्ट के साथ क्या हुआ। सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। कैसे डिजोल्व हो जाता है, देखिए, अब हमने सॉल्ट को पानी के अंदर डाल के और ग्लास रोड से स्टर किया। सॉल्ट को डालने के बावजूद, घोलने के बावजूद भी वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। शुरू में जितना पानी हमने डाला था बीकर के अंदर, सॉल्ट घोलने के बाद भी वाटर का लेवल उतना ही है। तो इससे प्रूव होता है कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स ने वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर मैटर पार्टिकल से नहीं बना होता, पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता, बिल्कुल एक कंटिन्यूस फॉर्म में होता, तो सॉल्ट डालने के बाद वाटर का लेवल राइज हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, वाटर के बीच के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए और वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। आगे आता है, अब ऊपर वाली एक्टिविटी में देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऊपर वाली एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स का से बना हुआ है। ठीक है। जो भी सॉल्ट या शुगर हमने पानी के अंदर डाला, देखिए यहाँ पे इसने दिखा रखा है, उसने पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इसीलिए वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। आगे आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब आगे आता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं। तो इसका आंसर आएगा बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं ये। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये पार्टिकल्स काफ़ी छोटे साइज के होते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए हमने एक और एक्टिविटी की है। क्या एक्टिविटी की है, सबसे पहले आप एक 100 ml पानी लेंगे एक बीकर में, उसके अंदर आप 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे या फिर कोई भी इंक डाल सकते हैं आप।
कोई भी इंक या पोटेशियम परमैंगनेट आप डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये बीकर 1 था हमारा, शुरू में जो बीकर था ये बीकर 1 था, ये बीकर 2 है हमारा। बीकर 2 में से 10 ml लिक्विड लेंगे और उसको थर्ड बीकर में डाल देंगे जिसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। क्या करना है आपको, थर्ड बीकर में शुरू में पानी लेना है और फिर उस पानी के अंदर बीकर 2 से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेके, लिक्विड लेके डाल देना है। बिल्कुल यही काम आपको फोर्थ बीकर के लिए रिपीट करना है। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, आप एक चौथा खाली बीकर लेंगे, उसमें 90 ml तो डालेंगे पानी, ठीक है, और उसके बाद 10 ml लिक्विड लेंगे आप बीकर नंबर 3 से और उसको बीकर नंबर 4 में डाल देंगे। यही काम आप बीकर नंबर 5 के साथ करेंगे। क्या करेंगे, बीकर नंबर 5 में पानी लीजिए, 10 ml सॉल्यूशन लीजिए बीकर नंबर 4 से और फिर उसको नंबर 5 में डाल दीजिए। तो अब देखिए आप क्या देखेंगे, जब ये काम हम आगे 6, 7, 8 ऐसे करते रहते हैं तो 8th बीकर तक भी इंक का जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए अब इतने सारे चेंजेस करने के बाद अब आप यहाँ देखिए, आप इसके अंदर 10% जो था क्या बोलते हैं इंक था और आई थिंक अबाउट 90% के आसपास, रफली 90% के आसपास वाटर था। इसके अंदर परसेंटेज और ज़्यादा कम हो गई, और ज़्यादा परसेंटेज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज कम हो गई, 1% के आसपास। इसके अंदर 0.1% से भी नीचे, इसके अंदर 0.01% से भी नीचे, इसके अंदर 0.001% से भी नीचे। तो ऐसे परसेंटेज देखिए बहुत ज़्यादा कम हो गई इंक की, लेकिन फिर भी हमें कलर नज़र आ रहा है। हाँ, कलर फेड हो रहा है, ये बात बिल्कुल हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कलर फिर भी नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंक की जो 1 बूंद या 2 बूंदें हमने डाली थी उनमें पार्टिकल्स बहुत सारे थे, इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उनका 0.0001% भी हमें नज़र आ रहा है। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी डाइल्यूशन के बाद भी, इतना पानी ऐड करने के बाद भी हमें उसका कलर नज़र आ रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब पार्टिकल्स बहुत सारे हों और बहुत छोटे छोटे हों, ऐसा तभी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही एक्टिविटी समझाई गई है। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए इस आर्टिकल में, इस सब सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती हैं। क्या पढ़ा हमने, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। आगे आता है कि मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कम हो या ज़्यादा हो, होता ज़रूर है। देखिए एक्टिविटी 1.1 और 1.2 हमने जब की थी, 2 एक्टिविटीज़ जो मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, वो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 है। उसमें हमने देखा कि जो शुगर, सॉल्ट, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, फैल जाते हैं। जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलेट स्पेस, इंटर पार्टिकुलेट स्पेस जरूर होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। हमने ऊपर देखिए स्टूडेंट्स 2 एक्टिविटीज़ की हैं। एक में तो हमने नमक या चीनी को घोला था पानी में, दूसरे में हमने इंक को या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को घोला था पानी के अंदर। अब थोड़ी सी इंक भी पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्यों? क्योंकि इंक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद जगह को घेर लेते हैं। अब वो उस जगह को तभी घेर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता होगा। अगर स्पेस ना होता तो वो उस जगह पे कभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। आगे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आपने वैसे पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई चीज़ मूव करती है
जब भी कोई चीज़ के अंदर कुछ स्पीड होती है तो उसकी स्पीड की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक आयरन बॉल है, अगर वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस भी चीज़ के अंदर मूवमेंट हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये स्पीड ऑफ मूवमेंट के साथ बढ़ती है। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा स्पीडली मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर कम स्पीड से मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। देखते हैं एक्टिविटी 1.3 को। देखिए, आपको क्या करना है, अगरबत्ती जलानी है और उसको क्लास के एक कॉर्नर में रख देना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करेंगे, आप उस अगरबत्ती की स्मेल को काफ़ी दूर से भी सूंघ पाएंगे, स्मेल कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, ये एक्टिविटी प्रूव करती है। देखिए, एक जलती हुई अगरबत्ती जब वो नहीं जल रही थी तब आपको कोई स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको अगरबत्ती को जलाया तो उसकी सुगंध आपको अपनी क्लास के हर कोने में आराम से फील होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसेंस स्टिक से निकलते हुए स्मोक पार्टिकल्स चारों तरफ फैल रही हैं, मूव कर रही हैं। आगे आता है एक्टिविटी 1.4। 1.4 में क्या कहता है ये, 2 बीकर लीजिए, आपको 2 बीकर लेने हैं पानी से भरे हुए। ठीक है, एक में तो आप क्या कीजिए, ब्लू या रेड इंक डालिए थोड़ी सी। ठीक है, और दूसरे में आप हनी डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए थोड़ा सा, और उन दोनों बीकर्स को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दीजिए अपनी क्लास के कॉर्नर में, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड कीजिए। ये तो हमें करनी है एक्टिविटी। अब हमसे क्वेश्चंस क्या पुट किए गए हैं। पहला क्वेश्चन तो है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इंक ड्रॉप को डालने के बाद आप क्या देखते हैं, इंक डिफ्यूजेज इटसेल्फ इनटू द वाटर विद इन अ फ्यू मिनट्स। इंक जो है वो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है कुछ मिनटों के अंदर ही। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। ड्रॉप ऑफ हनी को ऐड करने के बाद आप क्या देखते हैं। ठीक है, हनी टेक्स अ फ्यू आवर्स टू डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। हनी को थोड़ा सा टाइम लगता है, इमीडिएटली इतना इंस्टेंट एक्शन वो नहीं करता है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द इंक कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितने घंटे या दिन लगते हैं, घंटे या दिन नहीं लगते हैं, अ फ्यू मिनट्स। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा अ फ्यू मिनट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्टिविटी 1.4 में भी यही प्रूव किया जा रहा है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो वो डिसॉल्व हो पा रहे हैं। अगर वो मूव नहीं करते तो उनमें डिसोल्यूशन हो ही नहीं पाता। आगे आता है एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल को आपको गर्म पानी में डालना है और ठंडे पानी में डालना है। यानी एक बीकर में गर्म पानी लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालिए, दूसरे में ठंडा पानी लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालिए, लेकिन सॉल्यूशन को स्टर मत कीजिए, उसको जैसे घोलिए मत, उसको चम्मच से या ग्लास रोड से घोलिए मत उसको। क्रिस्टल्स को उनके बॉटम पे टिका रहने दीजिए, सेटल हो जाने दीजिए। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। जब आप उन क्रिस्टल्स को ग्लासेस के अंदर डाल चुके होते हैं तो आपको क्रिस्टल्स के ऊपर क्या नजर आता है, आपको इंक थ्रेड्स नजर आते हैं, ब्लू कलर के थ्रेड्स नजर आते हैं जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डालते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्रिस्टल्स के अंदर धागे से निकल रहे हैं और वो पानी के अंदर घुल रहे हैं। व्हाट हैपन्स एज द टाइम पासिस। जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है, तो जो हॉट वाटर वाला बीकर है उसमें डिसोल्यूशन होता है ज़्यादा जल्दी, और जो कोल्ड वाटर वाला बीकर है उसमें डिसोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा टाइम के साथ, थोड़ा सा स्लोली होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा कम मूवमेंट करते हैं। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स कम मूव करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स के मुकाबले, क्योंकि अगर आप इंक को डालते हैं पानी के अंदर तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है, जबकि अगर आपने सॉलिड कॉपर सल्फेट को डाला तो वो घुलने में टाइम लेता है। आगे आता है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर। यस, रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज हायर रेट ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो बी हाई। अब स्टूडेंट्स, मिक्सिंग को हम यहाँ पे साइंस में एक और जो है वर्ड से बुलाते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। साइंस में हम मिक्सिंग को यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे में घुलना,
दूसरे में मिल जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक है।